नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 15 फरवरी 2024। स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हमारा पहला आर्टिकल है वो है 8 नेवी ऑफिसर के बारे में। उसके बाद में स्वाति पोर्टल के बारे में देखेंगे। उसके बाद में ब्रूस मेंस के बारे में देखेंगे। उसके बाद में यूपीआई सर्विसेज के बारे में। पांचवा आर्टिकल जो हमारा होगा वो होगा ऑलिव रेडले टर्टल के बारे में। हमारा जो लास्ट आर्टिकल होगा वो पेमेंट एग्रीगेटर के बारे में होगा। यूपीआई सर्विसेज और ओवर टर्टल है उसके बारे में बहुत अच्छा आर्टिकल आया है जिस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 8 नेवी ऑफिसर के बारे में बात करते हैं। तो कुछ टाइम पहले न्यूज़ थी कि जो 8 एक्स नेवी ऑफिसर है उनको कतर में डेथ पेनल्टी की सज़ा सुना दी गई है। उसके बाद में हमारी जो डिप्लोमेसी एक्टिव में आई तो उसके पहले हम बैकग्राउंड देख लेते हैं। ये जो 8 एक्स नेवी ऑफिसर थे ये कतर की एक दहार कंसल्टेंसी नाम की कंपनी थी, उसमें काम कर रहे थे। ये जो दहार कंसल्टेंसी कंपनी है ना, ये काम करती थी डिफेंस सेक्टर में। अब इन पर आरोप लगा था कि इन्होंने है ना जो सीक्रेट्स है ना वो बेच दिए, यानी जासूसी का काम किया है। इजराइल के लिए जासूसी का काम इन 8 एक्स नेवी ऑफिसर ने किया है। और ये दावा है ना दहार कंसल्टेंसी ने नहीं किया था, ना कि कतर गवर्नमेंट ने किया था। ये जो है इंटरनेशनल मीडिया द्वारा दावा किया जा रहा था। ये जो कंपनी है ना ये इटली के साथ एक डील कर रही थी। तो इन्होंने दावा किया कि ये जो डील हो रही थी इसमें ये जो 8 एक्स नेवी ऑफिसर थे इन्होंने डेटा सारा बेच दिया है और इजराइल को दे दिया है, इसलिए इन पर एक्शन लिया गया था। तो इस पर इसकी चार्ज लगाते हुए इन पर डेथ पेनल्टी की सज़ा सुना दी गई कतर के लोअर कोर्ट के द्वारा। बाद में भारतीय डिप्लोमेसी एक्टिव हुई और उन्होंने कोशिश की कि इनको किसी भी तरह बचाया जाए और अपर कोर्ट में इनका मामला चला तो इनको बाद में बरी कर दिया गया। और अभी ये जो 8 ऑफिसर थे ये भारत लौट रहे हैं। तो भारतीय डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी जीत है। अगर कतर और भारत के रिश्तों के बारे में बात करें तो कतर और भारत के रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं। अभी कतर और भारत के मध्य एक बहुत बड़ी डील हुई है जो कि इकोनॉमी के फील्ड में हुई। इसमें 78 बिलियन यानी 78 बिलियन की एलपीजी गैस की डील हुई है। तो दोनों के मध्य काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं और इन छोटी मोटी बातों के चक्कर में दोनों के रिश्ते खराब ना हो इनका पूरा पूरा ध्यान रखा गया है। भारत और कतर लगातार अपने रिश्ते अपने कॉरपोरेशन को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। तो चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो स्वाति पोर्टल के बारे में। ऐसे पोर्टल बहुत ज़्यादा लॉन्च होते रहते हैं। इसमें दिक्कत ये रहती है कि हम भूल जाती है पोर्टल है किसके लिए। तो इस पोर्टल को याद रखने के लिए आपको इसकी फुल फॉर्म याद नहीं रखनी, बट माइंड में ये रखना है कि जब ये अगर एग्जाम में पूछ ले स्वाति पोर्टल किससे संबंधित है तो फुल फॉर्म देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये पोर्टल है क्या दरअसल। तो इसका फुल फॉर्म है साइंस फॉर विमेन एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो स्वाति की फुल फॉर्म ये है। अब साइंस फॉर विमेन से आपको क्या समझ में आएगा कि विमेन को साइंस की फील्ड में बढ़ाने की बात हो रही है। ये देखते आप पूरा आंसर दे सकते हो। तो ठीक है, इसकी एम की बात करें तो इसका एम क्या है, इंडियन वीमेन को साइंस की फील्ड में बढ़ाने के लिए ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का काम करता है। ये भारतीय जो महिला है वो साइंस की फील्ड में काफ़ी पिछड़ी हुई है। साइंस है, इंजीनियरिंग है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, इनके फॉर्म में काफ़ी पिछड़ी हुई है। अब इनको आगे बढ़ाने के लिए ये जो स्वाति पोर्टल है ये ऑनलाइन पोर्टल का काम करेगा और इनको आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा। इसे डेवलप किसने किया? इसे डेवलप किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम एंड रिसर्च द्वारा इसे डेवलप किया गया। NIPGR द्वारा इसे डेवलप किया गया है। और ये जो अब बात करें ना इंस्टीट्यूट, ये इंस्टीट्यूट आता है बायोटेक डिपार्टमेंट के अंतर्गत। और ये जो बायोटेक डिपार्टमेंट है ना ये साइंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो ये डिपार्टमेंट के समझ में आ गया और ये किसने डेवलप किया, ये इंस्टीट्यूट हमें समझ में आ गया। अभी इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ठीक है, स्वाति पोर्टल तो बना तो दिख गया है, बट इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जो साइंस के फील्ड में जो जेंडर इनइक्वलिटी है ना उनको दूर करेगा। महिला काफ़ी पिछड़ी हुई है साइंस की फील्ड में तो उनको आगे बढ़ाएगा। वीमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, इस महिलाओं का पार्टिसिपेशन, महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। साथ ही साथ में महिला है ना साइंस की फील्ड में आगे जाएगी, इंजीनियरिंग की फील्ड में आगे जाएगी। तो ये सारे इसकी एम है। ठीक है, तो ये हमने स्वाति पोर्टल को देख लिया। बस इतनी 2-4 चीज़ें आपको याद रखनी है कि पहले तो इसका एम क्या है, महिलाओं को आगे बढ़ाना साइंस के फील्ड में, और इसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का काम करेगा। डेवलप किसने किया? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च द्वारा इसे डेवलप किया गया है। ये जो इंस्टीट्यूट है ये बायोटेक डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है और जो कि आता है साइंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, महत्व हमें पता ही है। तो ये पूरा इस पोर्टल के बारे में था। चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है ब्रूमेसन विंटर इज कमिंग फॉर रेप्टाइल्स के बारे में। क्या है आर्टिकल और न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है अभी विंटर आने वाली है, मतलब जैसे हमारे तो विंटर आ चुकी है, बट विंटर आने वाली है किसके लिए? रेप्टाइल्स के लिए। इस कंडीशन में ये क्या करेंगे रेप्टाइल से, वो ब्रूमेसन की कंडीशन में चले जाएंगे, इसलिए ये न्यूज़ में है। अब ये पहले तो देख लेते हैं ब्रूमेसन कंडीशन होती क्या है। दरअसल क्या होता है, मैमल्स होते हैं ना, मैमल्स होते हैं वो विंटर की कंडीशन में चले जाते हैं निष्क्रियता की एक्टिविटी में। निष्क्रियता यानी हाइबरनेशन की एक्टिविटी में, मतलब कंडीशन में चले। उस दौरान क्या करते हैं, ना तो कोई एक्टिविटी करते हैं ना कोई खाना पीना करते हैं, एकदम सोते ही रहते हैं, बहुत कम एक्टिविटी करते हैं। तो उससे हाइबरनेशन की कंडीशन बोलते हैं। अब जो ये बात करें हम मैमल्स के बारे में, ठीक है,
स्तनधारी के बारे में बात करें, ठीक है। बट ये जो जो होते हैं ना सरीसृप, ठीक है, सरीसृप जिसे रेप्टाइल कहा जाता है, ये क्या करते हैं, ये भी सेम ही गतिविधि करते हैं, क्योंकि इनमें है ना बाहर का जो इन्वायरमेंट होता है, जो टेम्परेचर होता है, उन्हें मैनेज करने की इनमें शक्ति होती नहीं है। अब मैनेज नहीं कर पाएंगे तो इन्हें हमारी जो इनकी एनर्जी होती है वो लॉस्ट हो जाएगी, एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी तो ये खुद को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो खुद के सर्वाइवल के लिए ये क्या करते हैं, ये ब्रूमेशन की कंडीशन में चले जाते हैं। ये अपनी एक्टिविटी बंद कर देते हैं, खाना पीना कम कर देते हैं, सोते रहते हैं, बाहर कम निकलते हैं, ऐसी कंडीशन बन जाती है। ये पूरी तरह से शांत हो जाते हैं, लंबी लंबी नींद आती है, मतलब कंटिन्यू सोते तो नहीं बट काफ़ी टाइम तक सोते ही रहते हैं, तो ये ऐसी कंडीशन में चले जाते हैं, तो इन्हें ब्रूमेशन की कंडीशन कहा जाता है। तो ब्रूमेशन जो हाइबरनेशन की कंडीशन है, दोनों अलग अलग है। ब्रूमेशन की जो कंडीशन है वो देखी जाती है रेप्टाइल्स में, जो हाइबरनेशन की कंडीशन हम देख रहे थे वो होती है मैमल्स में। दोनों में अंतर यही है, समझ में आ गया आपको। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रूमेशन, इसमें क्या रेप्टाइल और सरीसृप जो होते हैं ना वो जीवित रहने के लिए लंबे टाइम तक ऐसी रणनीति अपनाते हैं। इसमें क्या होता है, ये निष्क्रिय हो जाते हैं। जिस प्रकार जो स्तनधारी होते हैं, जो मैमल्स होते हैं, वो विंटर सीजन में, विंटर सीजन में इवेंट हो रहा है, ये समर सीजन में नहीं हो रहा है, ये हो रहा है विंटर सीजन में। तो ये विंटर सीजन में हाइबरनेशन की कंडीशन में चले जाते हैं, पूर्ण निष्क्रिय हो जाते हैं, खाना पीना बंद कर देते हैं, बाहर कम जाते हैं। तो इस प्रकार की जो ये रणनीति अपनाते हैं इसी ब्रूमेशन की कंडीशन कहा जाता है, ठीक है। अभी ब्रूमेशन की कंडीशन है ना, ये एज है, जेंडर है, इस पर भी डिपेंड करती है। जैसे कि यंग है वो इस कंडीशन से ज़्यादा जल्दी बाहर आ जाते हैं, और मैन है वो वीमन के कंपैरिजन में इस कंडीशन से जल्दी बाहर आ जाते हैं। ये महिला है वो काफ़ी समय तक इस कंडीशन में रहती है, ब्रूमेशन की कंडीशन में रहती है, ठीक है। बट मैन है वो जल्दी से इससे बाहर आ जाते हैं, बिकॉज कि उनमें जो सहनशीलता होती है वो ज़्यादा होती है। अब ये ब्रूमेशन की कंडीशन को क्यों अपनाते हैं, क्यों अपनाते हैं, इसके लिए देखो क्या प्रॉब्लम होती है कि इनमें जो बाहर का टेम्परेचर होता है ना, उसी ये जो रेप्टाइल्स होते हैं वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उनमें इतनी शक्ति नहीं होती है कि ये जो बाहर के टेम्परेचर है उसको मैनेज कर सके, ठीक है। तो इसीलिए ये ऐसी एक्टिविटी करते हैं ताकि ये जो बाहर का टेम्परेचर इसे मैनेज ना करना पड़े और खुद का सर्वाइव कर सके, ठीक है। अब 3 टर्म होते हैं, एक होता है हाइबरनेशन होता है, एक होता है ब्रूमेशन होता है, एक होता है एस्टिनेशन, ठीक है, एस्टिनेशन होता है। ये 3 वर्ड है, तीनों में अंतर क्या है, दरअसल तीनों में क्या होता है, तीनों में ही आपको निष्क्रिय होना होता है, तीनों में ही प्राणी होता है निष्क्रिय होता है। बट अंतर क्या है, जो हाइबरनेशन है ये होता है मैमल्स के लिए, विंटर में मैमल्स होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, इसे हाइबरनेशन कहा जाता है। याद रखना, विंटर की बात करें, विंटर में मैमल्स होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, जिसे हाइबरनेशन कहा जाता है। और विंटर में रेप्टाइल्स जो होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, तो उसे ब्रूमेशन की कंडीशन कहा जाता है, ठीक है। तीसरा है एस्टिनेशन, इसमें समर सीजन में, एस्टिनेशन में समर की बात हो रही है, हाइबरनेशन में विंटर की बात हो रही है, एस्टिनेशन में समर की बात हो रही है। तो समर सीजन में जो मैमल्स होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, तो उसे एस्टिनेशन कहा जाता है। हाइबरनेशन समर विंटर और मैमल्स की बात हो रही है, एस्टिनेशन समर मैमल्स की बात हो रही है, ब्रूमेशन रेप्टाइल्स की बात हो रही है। तीनों आपको समझ में आ गया। हाइबरनेशन में मैमल्स विंटर की सीजन में निष्क्रिय की कंडीशन में चले जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, हाइबरनेशन कहा जाता है। ब्रूमेशन रेप्टाइल्स होते हैं वो विंटर की सीजन में इनएक्टिव हो जाते हैं, इसे ब्रूमेशन। फिर है एस्टिनेशन, समर की सीजन में मैमल्स होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, इसे एस्टिनेशन कहा जाता है। तीनों समझ में आ गए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है यूपीआई सर्विसेज के बारे में। न्यूज़ में क्यों है, अभी यूपीआई सर्विसेज श्रीलंका और मॉरिशस में लॉन्च की गई है, इसीलिए ये न्यूज़ में। यूपीआई सर्विसेज के साथ साथ रुपे कार्ड है उसको भी मॉरिशस में लॉन्च किया गया है, इसलिए ये दोनों न्यूज़ में है। तो पहले देख लेते हैं यूपीआई के बारे में। यूपीआई की पहले तो आप फुल फॉर्म याद रखना, कई बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है फुल फॉर्म के बारे में। तो फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। अब इसे लॉन्च कब किया गया था, इसे लॉन्च किया गया था 2016 में, जब से नोटबंदी हुई। उसके बाद में क्या हुआ, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को बढ़ाना था, लेस केस इकोनॉमी को प्रमोट करना था, इसके लिए यूपीआई सर्विसेज लॉन्च की गई। इसमें क्या होता है आपको पता ही होगा, ऑनलाइन पेमेंट करना होता है, स्कैन क्यूआर कोड स्कैन वगैरह करके आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो। किसने बनाया था इसे बनाया था एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इसे बनाया गया था। इसमें रियल टाइम में पेमेंट होता है, इंस्टेंट पेमेंट होता है, मिनिमम वगैरह सब क्राइटेरिया आपको पता ही है। आजकल इंडिया में बहुत ही ज़्यादा इसका जो ट्रांजेक्शन हो रहा है 40% है वो यूपीआई से ट्रांजेक्शन हो रहा है इंडिया में। तो ये देख लिया यूपीआई के बारे में। रुपे कार्ड इसे किसने बनाया था, इसे भी एनपीसीआई ने बनाया था। ये भारत का पहला कार्ड पेमेंट जो है वो है, मतलब पहले इससे पहले भारत है वो वीज़ा वगैरह को अपनाता था, जो कि वीज़ा है इंटरनेशनल कंपनी, बट ये भारत का जो पहला कार्ड पेमेंट है वो रुपे कार्ड है, ठीक है। इससे पहले भारत इंटरनेशनल यूज़ करता था। इसे लॉन्च किया गया था 2012 में और 2016 से इसे कंटिन्यू किया गया, ठीक है। इसे भी एनपीसीआई ने बनाया। एनपीसीआई के बारे में बात करें तो ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। नॉट फॉर प्रॉफिट मतलब इसका प्रॉफिट है वो शेयर नहीं किया जाता है, तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। इसे किसने बनाया था, इसे बनाया था आरबीआई ने, और बहुत सारी बैंक है उन्होंने मिलकर एनपीसीआई को बनाया था।
ठीक है। एनपीसीआई की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है, और नॉट फॉर पेमेंट कंपनी है, देख ही लिया था। कौन से एक्ट के अंतर्गत इसे बनाया गया था? इसे बनाया गया था पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के तहत इसे बनाया गया था। तो ये एनपीसीआई के बारे में पूरा था। यूपीआई समझ में आ गया, आपको रुपए कार्ड समझ में आ गया, आपको एनपीसीआई समझ में आ गया। चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है ऑलिव रेडले टर्टल के बारे में। न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है, अभी कर्नाटक के मैंगलोर में काफ़ी समय बाद में ऑलिव रेडले टर्टल को नेस्टिंग करते हुए देखा गया, यानी कि इनकी साइट मिली है कर्नाटक के मैंगलोर में, इसीलिए ये न्यूज़ में। अब देख लेते हैं एक बार ऑलिव रेडले टर्टल के बारे में। ऑलिव रेडले टर्टल है ना, ये पहले तो कहाँ पाए जाते हैं, इसकी रेंज क्या है? तो ये पाए जाते हैं ट्रॉपिकल जो वाटर रेंज होती है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल वाटर रेंज यानी कि जहाँ जहाँ ट्रॉपिकल वाला गर्म वाला वाटर मिलता है, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय वाटर मिलता है, वहाँ पर ये पाया जाता है। ये कहाँ कहाँ मिलता है? तो अंटार्कटिक ओशियन में मिलता है, पैसिफिक ओशियन में और इंडियन ओशियन में। यहाँ पर ये जो ट्रॉपिकल विंटर वाटर वाला मिलता है, ट्रॉपिकल वाटर रेंज मिलती है, तो यहाँ पर ये पाए जाते हैं। अब इसका आयुसियन कैटेगरी क्या है? आयुसियन की ये वनरेबल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की शेड्यूल 1 में आते हैं, और अपेंडिक्स साइड के अपेंडिक्स 1 में आते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, आयुसियन की वनरेबल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 और साइड्स की अपेंडिक्स 1 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब एक बात आप ध्यान रखना, ये जो सी टर्टल होता है ना, उसमें सबसे छोटे होते हैं ऑलिव रेडले टर्टल। सी टर्टल की अलग प्रजातियाँ होती है, ठीक है, उनमें सबसे जो छोटे होते हैं वो होते हैं ऑलिव रेडले टर्टल। बट इनकी संख्या है ना सबसे अधिक होती है, जितने भी टर्टल है उनमें सबसे अधिक संख्या है वो ऑलिव रेडले टर्टल, ठीक है। ये एक एक्टिविटी को अपनाते हैं जिसे कहते हैं अरीबाड़ा। अब अरीबाड़ा क्या होता है? कई बार ऐसे न्यूज़ में भी आता है, और यूपीएससी पूछ भी सकती है कि ये जो अरीबाड़ा है ये क्या है। तो अरीबाड़ा क्या होता है? रात के टाइम में बहुत सारे जो टर्टल है ना, वो जाते हैं कहाँ? समुद्र का जो बीच होता है ना, वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर जाके क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। लाखों की संख्या में जो रेडले टर्टल की जो विमन होती हैं, महिलाएं होती हैं, फीमेल्स होती हैं, वो जाती हैं, बीच पर जाती हैं। वहाँ पर लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में एक साथ अंडे देती हैं। इस पूरी घटना है, इसको कहा जाता है अरीबाड़ा, ठीक है। तो आपको समझ में अरीबाड़ा क्या है? लाखों की संख्या में फीमेल्स होती है टर्टल की, वो जाती है बीच पर, वहाँ जाके अंडे देते हैं। इस पूरी घटना को अरीबाड़ा कहा जाता है, ठीक है। प्रजनन करती है वहाँ पर, इस पूरी घटना को अरीबाड़ा करते हैं। आप एज्यूम करके देखो, लाखों की संख्या में जा रही है साथ में, वहाँ जाके अंडे, तो कैसा दृश्य बन रहा होगा? एक अद्भुत दृश्य बन रहा होगा, देखने योग्य दृश्य बन रहा होगा। तो इसे अरीबाड़ा कहा जाता है, ठीक है। अब ऐसी अरीबाड़ा की एक तो ये ऑलिव रेडले टर्टल भी करते हैं, एक कैंपस टर्टल भी करते हैं, वो भी इसी पर, इनकी प्रजाति के है कैंपस टर्टल, वो भी इसी प्रकार की गतिविधि को करते हैं। वो भी लाखों की संख्या में जाके वहाँ पर प्रजनन करते, अंडे देते हैं, तो उनको भी अरीबाड़ा कहा जाता है। तो अरीबाड़ा है, ऑलिव रेडले भी करते हैं और कैंपस रेडले टर्टल भी करते हैं। अभी है वो खतरे में क्यों है? ये जो रेडले टर्टल है खतरे में इसलिए है, एक तो इनकी क्या शिकार होता है, एनिमल से खतरे हो, जैसे कि कुत्ते वगैरह होते हैं, वो जाके इनके अंडे फोड़ देते हैं, अंडे खा लेते हैं, तो उनसे भी खतरा है। इसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इनके देखो, इनको प्रजनन करने के लिए कुछ कंडीशन की आवश्यकता होती है, जैसे कि एक टेम्परेचर होता है, वो कुछ टेम्परेचर की कंडीशन होती है, वो पूरी होनी चाहिए। साथ ही साथ में लूनर साइकिल होने चाहिए, साथ ही साथ में ऑफशोर विंड होनी चाहिए, तभी ये वहाँ जाके प्रजनन कर सकते हैं, अंडे दे सकते हैं। अब ये सारी कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो वो प्रजनन कर नहीं पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही? तो पहली तो सबसे एक बात है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ये सारी कंडीशन एक साथ देखने को नहीं मिलती। अब एनिमल जाके इनके अंडों को मार देते हैं, इससे भी इनको नुकसान हो रहा है। फिशिंग बहुत ज़्यादा होती है, फिशिंग होगी तो ये एक साथ वहाँ पे आ नहीं पाएंगे, लाखों की संख्या में आ रहे हैं, वहाँ पे फिशरमैन बैठे हैं, तो वो कैसे किस प्रकार से काम कर पाएंगे? शिकार बहुत ज़्यादा होते हैं, इनके अंडों को उठा लिया जाता है, तो इन सारी वजह से ये खतरे में। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कोशिश भी कर रही है किसी भी प्रकार से इनके बचाया जा सके, ठीक है। और भारत में ये कहाँ देखने को मिलते हैं? भारत में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं ओडिशा के गहिरमाथा बीच है, देवी रिवर का जो तट है वहाँ पर देखने को मिलता है, रहीकुलिया रिवर वहाँ पर भी देखने को मिलता है। तो ये ओडिशा में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कहाँ देखने को मिले? वहाँ पर ये ज़्यादा जाके जो प्रजनन वगैरह करते हैं, तो ये यहाँ पर ज़्यादा करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अंडमान निकोबार में भी देखने को मिलते हैं, अभी मैंगलोर में भी देखने को मिला है। तो यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं जहाँ पर प्रजनन करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो हमारा आर्टिकल था वो था रेडले टर्टल के बारे में। चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो पेमेंट एग्रीगेटर के बारे में। न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है कि आरबीआई ने अभी पेमेंट एग्रीगेटर को अप्रूवल दे दिया है। अब पेमेंट एग्रीगेटर से आप क्या समझते हो, क्या हो सकता है पेमेंट एग्रीगेटर? सबसे पहले एग्रीगेटर क्या होते हैं? एग्रीगेटर जो मध्यस्थता का काम करते हैं, एग्रीगेट करने का, यहाँ से दूसरी चीज भेजने का काम करते हैं, वो कहलाते हैं एग्रीगेट। अब बात हो रही पेमेंट की, तो पेमेंट को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करते हैं, वो पेमेंट एग्रीगेटर के। तो क्या करेंगे ये जब हम, जैसे मैं कस्टमर हूँ, मैंने किसी से कोई चीज़ खरीदी है, ठीक है, मैंने आपसे कोई चीज़ खरीदी है, तो अब मेरे को आपको पेमेंट करना है, तो मैं पेमेंट कैसे करूँगा?
कार्ड के थ्रू कर सकता हूँ, यूपीआई के थ्रू कर सकता हूँ, उसके अलावा डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। उसके लिए मेरे को एक चाहिए, मीडियम चाहिए, जैसे कि रोजर पे वगैरह होते हैं, ये मीडियम प्रोवाइड करते हैं। उसमें आपको डायरेक्ट पेमेंट नहीं करना है उसके अकाउंट में, बट उसके थ्रू कर सकते हो। उसके थ्रू फायदा क्या होगा कि मेरी जो डिटेल है वो आपके पास डायरेक्ट नहीं आएगी। मैंने अगर आपको पेमेंट किया तो मेरे अकाउंट नंबर, मेरे मोबाइल नंबर डायरेक्ट आपको नहीं आएंगी। मैं उस पे के थ्रू कर रहा हूँ तो आपको पूरी डिटेल मेरी सेफ रहेगी और वो आपको पेमेंट भी हो जाएगा। तो ये बेनिफिट है कि ये डेटा को सिक्योर रखते हुए, आपकी आइडेंटिटी को सिक्योर रखते हुए आपको आपका पेमेंट पूरा करवा देते हैं। तो ये बेनिफिट है इससे। तो ये पेमेंट एग्रीगेटर है, वो पेमेंट को सक्सेसफुली करने के लिए, पेमेंट को सिक्योर रखने के लिए, पेमेंट को सेफ रखने के लिए, फ्रॉड से बचाने के लिए ये ऐसा काम करते हैं। तो अभी आरबीआई काफ़ी सारे पेमेंट एग्रीगेटर को बढ़ावा भी दे रही है, ठीक है, और इसकी हेल्प करने का भी काम करते हैं। ये कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत रजिस्टर होते हैं। इनका काम क्या है, ये फ्रॉड को रोकना, पेमेंट को बढ़ावा देना, पेमेंट हो सीमलेस हो, स्मूथ हो, इसको बढ़ावा देना। साथ ही साथ में ये जो इन्फॉर्मेशन होती है इसको स्टोर नहीं करते। आरबीआई ने गाइडलाइन बना दी कि आपको कस्टमर अगर कोई पेमेंट करता है आपके थ्रू, तो आप किसी की जो भी आइडेंटिटी होती है उसको स्टोर नहीं करोगे, डायरेक्ट पेमेंट कर दोगे। तो ये भी इसका फायदा है, पेमेंट सेफ एंड सिक्योर होता है। तो ये पेमेंट एग्रीगेटर होता है, मतलब मध्यस्थता का काम करता है, बीच का काम करते हैं। आपने पेमेंट किया, ये बीच में से पेमेंट को लेंगे और आगे भेज देंगे। ये पेमेंट एग्रीगेटर का भूमिका निभाते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल था हमारा पेमेंट एग्रीगेटर के बारे में। अब ये कुछ ट्रू एंड फॉल्स है कल के, ये देख लेना। ये जो कल के क्वेश्चन थे उनको देख लेना। अब हम देख लेते कुछ ट्रू एंड फॉल्स हमने कल देखे तो उसका आंसर। पहले तो ढोकरा के बारे में था, ये जो है स्टेटमेंट ये ट्रू है। उसके बाद में सोवरन गोल्ड बॉन्ड के बारे में जो है ना स्टेटमेंट, ये फॉल्स है, ये गलत स्टेटमेंट दे रखी। उसके बाद में क्यूरेटिव पिटिशन के बारे में ये भी ट्रू है। फिर ये कैंस्योर के बारे में जो डिजीज से संबंधित था ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। और लास्ट जो है वो है सिकल सेल एनीमिया के बारे में, ये फॉल्स है। तो ये सारी स्टेटमेंट हमने देख ली। अब आपको कल होमवर्क में और भी देख के आना है, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। आज की डिस्कशन में इतना ही था। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।